नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, सिर्फ 5 दिन पहले 24 नवंबर के अपने वीडियो में मैंने कहा था कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टकराव शुरू होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों में दखल देकर सरकार के साथ टकराव की खुद ही शुरुआत की थी। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार में पिछले 7 साल से चल रहा शीत युद्ध अब सतह पर आ गया है। ताजा टकराव की शुरुआत भले ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के दखल से हुई है, लेकिन अब यह जाकर खत्म होगा कॉलेजियम सिस्टम खत्म होने से। और कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के ही मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव शुरू हुआ था, जो शीत युद्ध के रूप में चल रहा था। 24 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर बहस चल रही थी, तो अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को साफ साफ चेतावनी दे दी थी कि वह कार्यपालिका के काम में दखल ना दे। इसके बावजूद बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया में चीफ जस्टिस को शामिल करने की बात कहकर सरकार के साथ टकराव का रास्ता अपना लिया था। हालांकि इस मुद्दे पर अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन संकेत साफ था कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में दखल देना चाहती है। इस घटना के अगले ही दिन 25 नवंबर को कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक कार्यक्रम में कॉलेजियम सिस्टम पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का कहीं कोई जिक्र नहीं है। यह संविधान में एलियन की तरह है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बना लिया है। भारत की जनता का इस कॉलेजियम सिस्टम को कोई समर्थन नहीं है, देश का इसमें कोई विश्वास नहीं है। इन तीखे शब्दों के बाद उसी दिन शाम को उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को ठुकराते हुए उसकी तरफ से भेजी गई जजों की नियुक्ति की पेंडिंग पड़ी 20 फाइलें बिना साइन किए लौटा दी। मोदी सरकार कॉलेजियम सिस्टम को न्यायपालिका में परिवारवाद को बढ़ावा देने वाला सिस्टम बताती रही है। सरकार ने जिन 20 जजों की नियुक्ति की फाइल लौटाई है, उनमें से एक फाइल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस BN कृपाल के बेटे सौरभ कृपाल की भी फाइल है। इससे पहले भी ऐसी अनेक नियुक्तियां हुई हैं जो जजों के परिवारों से संबंधित थी। सरकार कहती रही है कि कॉलेजियम सिस्टम में जजों के नाते रिश्तेदारों को ही जज बना रहे हैं, और यह बात सत्य है। आप इतिहास खोल करके देख लीजिए, पिछले 25, 30, 40 साल में जजों के बेटे, पोते, पोतियां, नाती रिश्तेदार यही जज बने हैं, और कॉलेजियम सिस्टम एक दूसरे के रिश्तेदारों को जज बना रहे हैं। सौरभ कृपाल का केस इसका प्रमाण है। दिल्ली हाई कोर्ट का कॉलेजियम 2017 से बार बार सौरभ कृपाल को जज बनाने की सिफारिश भेज रहा था। आखिर क्यों? कोई और वकील क्यों नहीं? सौरभ कृपाल ही क्यों? बार बार पिछले 5 साल से लगातार। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इसे 2021 में केंद्र सरकार को भेज दिया। अंततः सरकार ने दूसरी बार उसकी नियुक्ति की फाइल लौटाई है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इन 20 फाइलों में से 9 फाइलें ऐसी थी, सौरभ कृपाल समेत, जिन्हें सरकार पहले भी लौटा चुकी थी। दूसरी बार इन 9 फाइलों को दूसरी बार लौटाया गया है। यह सीधे सीधे सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टकराव की स्थिति है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि सरकार एक बार ही फाइल दोबारा विचार करने के लिए लौटा सकती है। असल में चीफ जस्टिस ने एक कार्यक्रम में कहा था कि सरकार फाइलों को मंजूरी देने में देरी करती है। इस पर भी किरण रिजिजू ने सख्त टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, कॉलेजियम यह नहीं कह सकता कि सरकार उसकी तरफ से भेजे गए हर नाम को तुरंत मंजूरी दे। अगर ऐसा है तो उन्हें खुद ही नियुक्ति कर लेनी चाहिए। सरकार का काम अगर सिर्फ साइन करना है तो फिर सरकार को साइन करने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद ही नियुक्ति कर ले। ये सीधा टकराव लेने का मामला बन रहा था। एक साफ संकेत था कि सरकार बहुत बर्दाश्त कर चुकी। सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार में 2015 से कोल्ड वॉर चल रही थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्तियों के लिए संसद से पारित न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को नामंजूर करते हुए रद्द कर दिया था। अब यह टकराव खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि सरकार ने नियुक्ति
आयोग को फिर से लागू करने का मन बना लिया है। सरकार इस आयोग को कैसे पुनर्जीवित करेगी और किस प्रकार लागू करेगी, यह आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई साफ संकेत नहीं मिल रहे। किरण रिजिजू ने 25 नवंबर को कहा था कि जब तक जजों की नियुक्तियों का नया सिस्टम नहीं बनता, सरकार कॉलेजियम सिस्टम का सम्मान करेगी। लेकिन इसके ठीक उलट उसी दिन उन्होंने कॉलेजियम को 9 फाइलें दोबारा लौटा दी। जजों की नियुक्ति के मसले पर सुनवाई कर रही जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच को 28 नवंबर तक पता ही नहीं था कि सरकार फाइलें वापस लौटा चुकी है। यानी 3 दिन बाद तक जजों की नियुक्तियों संबंधी जो बहस चल रही है एक याचिका के माध्यम से, उस बेंच को पता ही नहीं था कि 25 नवंबर को ही सरकार फाइल वापस लौटा चुकी है। 28 नवंबर को इस बेंच ने सरकार को धमकी भरे लहजे में कहा कि सरकार कॉलेजियम सिस्टम को फेल करना चाहती है। अगर सरकार ने फाइलों पर समय सीमा में फैसला नहीं लिया तो कोर्ट को न्यायिक आदेश देना पड़ सकता है। अब सरकार ने फाइलें लौटा दी हैं। अब देखते हैं कौन सा न्यायिक आदेश जारी होता है। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एएस ओझा की बेंच ने 28 नवंबर को यह भी कहा कि केंद्र राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को नामंजूर किए जाने से नाखुश है। हां, यह तो सबको पता है, लेकिन कोर्ट ने यह ऑन रिकॉर्ड कहा और यह कहा कि क्योंकि वो नाखुश है केंद्र सरकार, इसलिए वह जजों की नियुक्तियों पर कुंडली मारकर बैठा है। इसके बाद जजों ने धमकी दी कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय कानून को मानना ही पड़ेगा। यानी कानून बनाने का अधिकार जो संसद को है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप में ले लिया है, खुद पे ले लिया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाए गए कानून को मानना ही पड़ेगा। एक बार कॉलेजियम ने किसी नाम का सुझाव दिया तो बात वहीं खत्म हो जाती है, यह कहा जज ने। यानी सरकार की कोई भूमिका नहीं, राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं। संविधान में तो लिखा है कि राष्ट्रपति जजों को नियुक्त करेंगे, लेकिन यहां पर कॉलेजियम ने सरकार और राष्ट्रपति दोनों की भूमिका समाप्त कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए जहां कॉलेजियम नाम सुझा रहा हो और सरकार उन नामों पर कुंडली मारकर बैठ जाए। ऐसा करने से पूरा सिस्टम फ्रस्ट्रेट होता है। कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद विधि मंत्रालय ने यह खबर मीडिया को लीक की कि मंत्रालय 25 नवंबर को ही 20 सिफारिशों की फाइल लौटा चुका है और इनमें 9 फाइलें दूसरी बार लौटाई गई हैं। यह भी मीडिया को लीक किया गया ताकि एक साफ संकेत चला जाए, क्योंकि कॉलेजियम के मुताबिक तो दूसरी बार फाइल लौटाई ही नहीं जा सकती पुनर्विचार के लिए। लेकिन मीडिया को मंत्रालय ने लीक किया कि हमने 9 फाइलें ऐसी भेजी हैं जो पहले भी भेज चुके हैं। अब पलटवार करने की बारी कॉलेजियम की है, देखते हैं वह क्या करता है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।